Welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So केमिकल काइनेटिक्स का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इस चैनल में. ये सेकेंड वीडियो है केमिकल काइनेटिक्स सीरीज़ का. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट रेट, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ऑर्डर, रेट कांस्टेंट्स, ये सब के बारे में. रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया है. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट से. उसके पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा हर एक वीडियो का पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहाँ से आप लोग लिंक चेकआउट कर सकते हैं. और रेगुलर अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग फेसबुक में केम ऑप्टिमाइज ग्रुप और केम ऑप्टिमाइज चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. और स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चन बैंक्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और रेगुलर अपडेट्स, ये सब के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ. सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, जहाँ पे k है रेट कांस्टेंट और n है ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट. अभी अगर कोई प्रोडक्ट है A टू B, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर x है तो हम लोग रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल्स टू dx dt इक्वल्स टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n. अब यहाँ से अगर हम लोग रेट कांस्टेंट निकालें देन k विल बी इक्वल्स टू dx dt इंटू 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n. यहाँ से अगर हम लोग यूनिट निकालना चाहें तो x का यूनिट भी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट के बराबर ही होगा. तो ऊपर हम लोग लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे हम लोग सिर्फ यूनिट के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग यूनिट के बारे में यहाँ पे ध्यान देना होगा. और dt जो है ये चेंज इन टाइम है, इसलिए इसका यूनिट जो है वो टाइम के बराबर होगा. टाइम जो भी यूनिट हो उसके बराबर होगा इनटू 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n. यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रीअरेंज करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n टाइम टू द पावर -1. सो अभी हम लोग डिफरेंट n का वैल्यूज़ निकाल के देखेंगे. n का वैल्यूज़ दैट इज़ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कैसे यूनिट्स होता है ऑफ रेट कांस्टेंट वो हम लोग अभी निकालेंगे. सो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और राइट हैंड साइड में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k. सो अगर हम लोग का कोई ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे होगा? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे होगा अगर रेट एक्सप्रेशन ऐसे हो, रेट इक्वल्स टू k इंटू ए और b. अगर कोई रिएक्टेंट्स हो देन वी कैन राइट k इंटू ए टू द पावर 0 b टू द पावर 0. यहाँ पे अगर सम करें, हम लोग को पता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सम ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशंस. सो इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर दोनों अगर हम लोग सम करें तो हम लोग को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिलेगा. सो यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू टोटल ऑर्डर दैट इज 0. सो दिस इज ए रेट एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. या फिर ऐसे भी हो सकता है रेट इक्वल्स टू k इंटू ए टू द पावर 0. ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कोई ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन. तो अगर हम लोग यूनिट ऑफ k निकालें
तो इसका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस 0 टाइम टू द पावर -1। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं अगर कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में हो तो ये होगा मोल पर लीटर, और टाइम अगर सेकेंड में हो तो हम लोग बोल सकते हैं पर सेकेंड। सो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जनरल हम लोग का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो ये था फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज़ n इक्वल्स टू 1। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हो तो रेट कांस्टेंट ऐसे हो सकता है k इंटू a टू द पावर 1 b टू द पावर 0। यहाँ पे सम क्या होगा, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है r इक्वल्स टू k इंटू a टू द पावर 0 b टू द पावर 1, तो यहाँ पे भी सम क्या होगा, 1 के बराबर ही होगा। या फिर r इक्वल्स टू k इंटू a टू द पावर हाफ b टू द पावर हाफ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सम हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा। सो ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन है। सो अगर अब हम लोग निकाले यूनिट ऑफ k तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस 1 टाइम टू द पावर -1, तो हम लोग का हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0 टाइम -1। इसका मतलब है ये टर्म 1 हो जाएगा। सो हम लोग का सिर्फ रहेगा टाइम इन्वर्स। सो सेकेंड इन्वर्स या फिर मिनट इन्वर्स होगा हम लोग का रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है कि यूनिट ऑफ के इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग का कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं रहता है, सिर्फ टाइम का यूनिट रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज़ n इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट विल बी इक्वल्स टू k इंटू a टू द पावर 1 b टू द पावर 1, ऐसे हो सकता है। यहाँ पे सम होगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, या फिर ऐसे भी हो सकता है r इक्वल्स टू k इंटू a टू द पावर 2 b टू द पावर 0, या फिर k इंटू a टू द पावर 0 b टू द पावर 2, ऐसे हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है r इक्वल्स टू k इंटू a टू द पावर 3/2 b टू द पावर हाफ, यहाँ पे भी 3/2 प्लस हाफ 2 होगा टोटल ऑर्डर, या फिर a टू द पावर हाफ b टू द पावर 3/2 ऐसे होगा। सो मेन बात ये है कि टोटल सम जो होना चाहिए फॉर द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल्स टू 2। तो तब क्या होगा, यूनिट ऑफ k ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस 2 टाइम टू द पावर -1, सो इट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर -1 टाइम टू द पावर -1। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग मोलारिटी के हिसाब से लिखे तो हम लोग बोल सकते हैं ये मोल पर लीटर टू द पावर -1 टाइम टू द पावर -1, या फिर ये हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर, और टाइम अगर सेकेंड के बराबर ले तो हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट हम लोग अगर कंसिडर करें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सो फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन n हो जाएगा 3 के बराबर। सो हम लोग का जो रेट एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होगा वो ऐसे हो सकता है, रेट इक्वल्स टू k इंटू ए स्क्वायर b टू द पावर 1, यहाँ पे होगा 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, या फिर हो सकता है a टू द पावर 1 b स्क्वायर, जो भी हो हम लोग का टोटल सम जो होना चाहिए वो 3 के बराबर होगा।
सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द रेट एक्सप्रेशन। तो हम लोग का यूनिट ऑफ के क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1-3 टाइम इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर -2 टाइम इनवर्स। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मोलरिटी के बराबर ले देन मोल पर लीटर टू द पावर -2, और अगर टाइम सेकेंड्स में ले देन सेकेंड इनवर्स, दिस विल बी इक्वल टू मोल टू द पावर -2 L square second inverse. So this will be the unit of K in case of third order reaction. So ये expression जो है unit of K equals to concentration to the power 1-n टाइम इनवर्स, ये एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे हम लोग का आ सकता है कि एक के का एक्सप्रेशन दे देगा और उसका यूनिट से हम लोग को निकालना पड़ेगा कि वो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होगा। सो यूनिट जब दे देगा हम लोग को, वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करके कि वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा। सो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर ये गैसियस फेज रिएक्शन हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन के जगह में हम लोग को लिखना पड़ेगा ATM, that is pressure term for gaseous phase reactions। ये अप्लाई होगा फॉर लिक्विड फेज रिएक्शंस, और अगर गैसियस फेज रिएक्शंस हुआ तो यूनिट ऑफ K will be equal to ATM to the power 1-n टाइम इनवर्स। सो ऐसे ही जैसे हम लोग अभी तक निकाल के आए हैं फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, कैसे यूनिट ऑफ K होगा जब लिक्विड फेज रिएक्शंस होगा, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल पर लीटर होगा, वैसे ही हम लोग फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस फॉर गैसियस फेज रिएक्शंस हम लोग निकाल सकते हैं कैसे यूनिट ऑफ K वेरी करेगा। जैसे कि एक हम लोग यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं, जैसे कि फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन n will be equal to 2, therefore in case of gaseous phase reaction unit of K will be equal to ATM to the power 1-2, और अगर टाइम को ले ले हम लोग सेकेंड्स में then it will be second inverse, so we can write ATM inverse second inverse. This will be the unit of rate constant in case of gaseous phase reaction of order 2. Next हम लोग को डिस्कस करना है about the molecularity of a reaction. So order हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। Molecularity is another significant term in case of reaction rates. तो मोलिकुलरिटी हम लोग को क्या बताता है? मोलिकुलरिटी ये है कि साइमल्टेनियसली एक केमिकल रिएक्शन में कितना टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड किया टू रिजल्ट इनटू ए केमिकल रिएक्शन, वो हम लोग बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सो एक साथ एक रिएक्शन में कितना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो एटम भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कितना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक साथ कोलाइड किया साइमल्टेनियसली टू प्रोसीड द रिएक्शन, वो मोलिकुलरिटी से हम लोग टर्म करते हैं। सो फॉर एलिमेंटरी रिएक्शंस, एलिमेंटरी रिएक्शंस क्या है वो हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। सो फॉर एलिमेंटरी रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है, सो मोलिकुलरिटी इक्वल्स टू टोटल
number of atoms or ions or molecules that react simultaneously in the single step of the reaction. सो क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में प्रोसीड करता है, इसलिए उस सिंगल स्टेप में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स होगा जो एक साथ आके कोलाइड करेगा साइमल्टेनियसली फॉर द रिएक्शन टू बी कैरीड आउट, वही होगा मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन. एंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का मतलब क्या है? जो डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स से प्रोसीड करता है, जिसके मैकेनिज्म में डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स होता है. सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स रहता है, इसलिए जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. जो स्लोएस्ट स्टेप होगा इन द मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कितना फास्ट होगा या फिर कितना स्लो होगा. सो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस molecularity equals to total number of atoms या फिर ions या फिर molecules that react simultaneously in the slowest step of the reaction, that is rate determining step. सो क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वो डिसाइड करता है कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कितना फास्ट होगा या फिर कितना स्लो होगा, इसलिए वो स्लोएस्ट स्टेप का कितना टोटल नंबर ऑफ एटम्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स एक साथ आके कोलाइड किया है साइमल्टेनियसली फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड, उसको हम लोग बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन. सो लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जो होता है वो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट एक्सप्रेशंस हम लोग को मिलता है. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे डिड्यूस करेंगे. सो अगर हम लोग को एक रिएक्शन दिया जाए ए टू प्रोडक्ट्स, ए कोई रिएक्टेंट है, तो अगर ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ तो हम लोग रेट क्या लिखेंगे? रेट दैट इज़ माइनस डी ए डी टी, इट विल बी इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू ए टू द पावर ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है. सो ए टू द पावर ज़ीरो विल बी इक्वल टू 1. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं के. सो यहाँ से हम लोग को मिला डी ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी. इसको देते हैं इक्वेशन 1. सो नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1
वी गेट, इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA, और क्योंकि माइनस के कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल सकते हैं, सो माइनस के ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dA विल बी इक्वल्स टू A कॉन्सेंट्रेशन A माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी इक्वल टू T प्लस C, कैपिटल C, दैट इज a कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई भी इंटीग्रेशन निकालने के बाद हम लोग का एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहता है अनलेस एंड अनटिल हम लोग इसका अपर और लोअर लिमिट लगाए। सो अभी हम लोग को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C निकालना पड़ेगा। सो फॉर दैट हम लोग कुछ कंडीशंस कंसिडर करेंगे। सो एट टाइम t इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 था, मतलब रिएक्शन जब एकदम स्टार्टिंग में था, तब क्या था हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट was equal to the initial concentration, that is A0. A0 is the initial concentration of reactant. So अगर हम अभी इस इक्वेशन में इसको नंबरिंग कर देते हैं इक्वेशन 2। सो अगर हम लोग ये वैल्यूज़ इक्वेशन 2 में बिठाए, सो फ्रॉम 2 वी विल गेट, क्योंकि इक्वेशन 2 था a इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस सी। सो a का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिला A0, सो विल राइट इट एज A0 माइनस के इंटू, यहाँ पे टाइम क्या है 0 है, सो प्लस सी। सो यहाँ से हम लोग को मिल गया कैपिटल C एज A0, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज A0। सो हम लोग को कंप्लीट जो एक्सप्रेशन मिला दैट इज A इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस A0। इसको अगर हम लोग थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के टी इक्वल्स टू A0 माइनस A, या फिर हम लोग लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 1/t ऑफ A0 माइनस A। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। सो नाउ अगर हम लोग एक प्लॉट ड्रॉ करें बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन जो हम लोग अभी निकाले हैं, सो हम लोग को मिला है के टी इक्वल्स टू A0 माइनस A। सो अगर ऐसे प्लॉट ड्रॉ करें हम लोग जहाँ पे y एक्सिस के अलोंग हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लॉट करेंगे और x एक्सिस के अलोंग हम लोग टाइम t प्लॉट करेंगे, तो हम लोग को इस इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। वी कैन राइट इट एज A इक्वल्स टू A0 माइनस के टी। सो ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी के एक्सप्रेशन के साथ मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस एज y, t इज x, सो दिस इज c माइनस mx। यहाँ पे स्लोप ये होगा, मैग्नीट्यूड स्लोप का होगा k, और निगेटिव स्लोप हम लोग को मिलेगा और इंटरसेप्ट हम लोग को मिलेगा A0। सो अगर हम लोग एक प्लॉट ड्रॉ करें तो हम लोग को ऐसे मिलेगा, जहाँ पे ये इंटरसेप्ट है और इस इंटरसेप्ट का वैल्यू है A0। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है m के पहले, स्लोप के पहले, इसलिए हम लोगों ने ऐसे डिक्रीजिंग प्लॉट ड्रॉ किया है, और ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है इसलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। और इस स्लोप का मैग्नीट्यूड है m इक्वल्स टू स्लोप, इसका मैग्नीट्यूड है रेट कांस्टेंट दैट इज k।
मैग्नीट्यूड है के, क्योंकि ये निगेटिव स्लोप है हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं m इक्वल्स टू माइनस के। दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड। सो और एक प्लॉट अगर हम लोग ड्रॉ करें, y एक्सिस में अगर हम लोग ले रेट एंड x एक्सिस में अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म ले, देन वी हैव रिटन रेट इक्वल्स टू k इंटू a टू द पावर 0, दैट इज रेट r इक्वल्स टू k। सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है रेट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर 0 है, इसलिए ये 1 हो जाएगा। सो रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सो हम लोग को ये प्लॉट ऐसे मिलेगा एज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। हम लोग इसको ऐसे भी बता सकते हैं, रेट r इज़ y, सो y इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है इसलिए c, तो यहाँ पे mx का टर्म जो है वो 0 हो गया है। वो 0 कैसे होगा, x तो है यहाँ पे, x इज़ ऑलवेज देयर, इट इज़ ए वेरिएबल, बट m जो है स्लोप वो 0 हो गया है, m इज़ 0। सो यहाँ पे स्लोप 0 का हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ऐसे। और हम लोग ये भी बता सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हर एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिएक्शन रेट जो होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। सो लास्टली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियोस में, कॉन्जिक्यूटिव वीडियोस में हम लोग और भी एक्सप्रेशंस ऑफ रेट कांस्टेंट डिड्यूस करते रहेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस एंड सो ऑन। इस वीडियो में लास्टली हम लोग डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं फॉर ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन हम लोग को क्या बताता है, ऑर्डर इज द सम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट एक्सप्रेशन, जिसके ऊपर, जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर जो रेट है, रिएक्शन रेट, वो एक्चुअली डिपेंड करता है। और मोलिकुलरिटी क्या बताता है, मोलिकुलरिटी इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर कमिंग टुगेदर, दैट आर कोलाइडिंग टुगेदर साइमल्टेनियसली फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। सो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। होल नंबर जैसे कि 1, 2, 3 ऐसे, फ्रैक्शन जैसे कि हाफ, 3/2, 3/4, एनीथिंग लाइक दैट। ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी जो है वो हमेशा होल नंबर होना पड़ेगा, वो कभी भी ज़ीरो या फिर फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और मोलिकुलरिटी जो है वो सिंपली हम लोग को ऐड करके मिल जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो स्लोएस्ट स्टेप है उसका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए जो सिंगल स्टेप है उसका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऑर्डर जो है वो एलिमेंटरी एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मोलिकुलरिटी जो है वो सिर्फ एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में हम लोग ने बताया है कि जो स्लोएस्ट स्टेप है, दैट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हम लोग को मोलिकुलरिटी का आइडिया देता है। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द स्लोएस्ट स्टेप है फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दैट इज एक्चुअली द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो मोलिकुलरिटी अलग से कोई मायने नहीं रखता है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। सो एज हम लोगों ने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन हम लोग ऐसे कोई रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि उसका ऑर्डर क्या होगा, वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। सो सिंपल रिएक्शन के लिए भी हम लोग कोई ऑर्डर नहीं बता सकते किसी रिएक्शन का, जस्ट सिंपली सम करने से किसी रिएक्शन का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम करने से हम लोग को ऑर्डर नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर कोई सिंपल रिएक्शन हो 2A + B इज़ गिविंग प्रोडक्ट, सो यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ऑर्डर इज़ 2 + 1 = 3, ये गलत होगा।
वो ऑर्डर हम लोग हमेशा सिंपल रिएक्शन हो या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन मॉलिक्युलरिटी जो होता है, मॉलिक्युलरिटी सिंपल रिएक्शन के केस में क्या होगा, दिस विल बी द सम ऑफ द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ द इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का है 2 और बी का है 1। सो यहाँ पे हम लोग मॉलिक्युलरिटी बोल सकते हैं 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। सो ये था डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेट कॉन्स्टेंट्स का एक्सप्रेशन डिड्यूस करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। आप लोग को इस लेक्चर वीडियो का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। सो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।